हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो कौन से लॉज को फॉलो कर रहा है। तो पहला लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लगभग सेम होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मान लो ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे जो है वो इधर जा रही है पर अपने पाथ से बेंड करती है। मान लो ये सरा किसको इधर जाना था पर अपने पाथ से बेंड कर जाती है ना। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये देखो, अगर आप इनको ढंग से देखो तो ये तीनों एक फ्रेम के अंदर फिट हो सकते हैं। अगर तीन लाइनें एक फ्रेम में आती है तो उसको हम बोलते हैं वो एक ही प्लेन में है। अगर मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बेंड नहीं होकर इधर हो जाती आपकी तरफ, तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। क्लियर? तो हमें साफ साफ दिख जाता है ये कि ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकेंड लॉ जो होता है उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, है ना। ये साइंटिस्ट स्नेल ने दिया था। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन होता है साइन, है ना, कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आर। तो एंगल आई के साइन की वैल्यू को जब एंगल आर के साइन की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये एक सेपरेशन बाउंड्री है, ऊपर का मीडियम फर्स्ट है कोई भी, नीचे का मीडियम सेकंड है ना? अपन मान लेते हैं कि ऊपर का जो मीडियम है वो रेयर है, नीचे का जो मीडियम है वो डेंस है। क्लियर? अब मान लो इस पॉइंट पे लाइट आके इंसिडेंट करती है और इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होएगा वो हमारे पास नॉर्मल होएगा। ये इंसिडेंट है, ये एंगल आई, और ये मान लो लाइट बेंड होने के बाद ठीक है, ये एंगल आर। मान लो कि ये एंगल जो है एंगल आई, उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और ये बेंड होने के बाद मान लो एंगल आर की वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री, है ना। तो ये अपना केस फर्स्ट है। इस केस के अंदर अगर अपन ये वैल्यू निकालें साइन आई अपॉन साइन आर, तो केस फर्स्ट के अंदर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू अपने पास आएगी, आई की वैल्यू अपने पास है 45 डिग्री, आर की वैल्यू अपने पास है 30 डिग्री। हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर इसको इंटरचेंज करके आप काटोगे तो ये अपने पास आएगा 2/√2, मतलब √2, है ना। तो इस केस में अपन देख रहे हैं कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो √2 है। हाँ, जिन बच्चों को साइन नहीं पता क्या होता है, या साइन 45 साइन 30 क्या है, ये वैल्यू कैसे आई, है ना, तो आपके मैथ्स के अंदर 10th में ही एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो जब आप पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, तो मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि होते क्या है और ये कैसे काम करते हैं। क्लियर? अब एक सेकंड केस लेके चलते हैं। मान लो यहां पर जो लाइट रे है
वो एक अलग एंगल पे बेंड हो रही है। मान लो यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। अब मान लो कि इस सेकंड केस में एंगल आई की वैल्यू चेंज होके होगी अपने पास 50 डिग्री, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो अगर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में चाहे वो किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करे, है ना, तो उसके लिए हर केस में साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू फिक्स रहेगी। मान लो जैसे पहले केस में अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू √2 आई है, तो हर बार वो √2 रहेगी। जैसे मान लो केस सेकंड अपने पास साइन आई मतलब 50 डिग्री, साइन आर अपने को पता नहीं, इसका आंसर √2 ही आएगा। तो मतलब आई को जब अपन चेंज करेंगे तो आर अपने आप उस हिसाब से बदलेगा कि इनके साइन की जो वैल्यू है, उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। समझ गए भाई? एंगल आई की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक टॉर्च है, मैं उसको पानी में से लाइट डाल रहा हूं उसके अंदर, तो मैं अलग अलग एंगल पर आई की वैल्यू चेंज कर सकता हूं। तो पानी के अंदर जाने के बाद वो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ेगी, पर उनके लिए हमेशा एंगल आई और एंगल आर के साइन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होती है हमेशा n2/n1। क्या होती है? n2/n1। मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना अगला टॉपिक है जिसके बारे में अपन ढंग से डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। क्लियर है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। अब अपन बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि ये होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक नंबर होता है जो बताता है कि किसी मीडियम में लाइट कितनी बेंड होती है। जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब लाइट उस मीडियम में जब एंटर करेगी तो उतनी ज्यादा बेंड होगी, है ना। वैसे ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमें सिर्फ एक ही मीडियम गिवन होता है ना, कि कोई भी अगर किसी मीडियम का बोला जाता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना, तो जब सिंगल मीडियम की बात करते हैं तो होता है वो एब्सोल्यूट। जब दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमने बात की कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर करना। कैसे? जैसे मान लो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है c, मीडियम के अंदर मान लेते हैं अपन v,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? जैसे अपने को बात करें, अगर कोई बोले कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आर आई ऑफ वाटर, तो इसको अपन लिख सकते हैं एन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब वाटर है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी डब्ल्यू। मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स होती है। अगर आपको बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, एन जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी। ठीक है। तो मतलब अगर आपको किसी भी मीडियम की लाइट की स्पीड गिवन है, आपको अगर बोलते हैं कि पानी में लाइट की स्पीड इतनी है या ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी है, तो आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एग्जांपल, अगर हमें बोले कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बोल देवे एग्जाम में क्वेश्चन है कि अगर ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन जी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी। सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी जी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट दोनों कट गई, 10⁸ से 10⁸ भी कैंसिल। क्या बच गया अपने पास, एन जी इज इक्वल्स टू 3/2 मतलब 1.5। देखो ये यूनिट लेस होता है, क्या होता है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आती। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, तो आप बता सकते हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर नीचे जब सेम क्वांटिटी अपन यूज कर रहे हैं तो यूनिट इनकी कैंसिल हो गई। इसमें दूसरा केस है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछ ले, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी मीडियम इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन मीडियम। सी को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी सिंगल मीडियम का अगर आपको एक ही मीडियम गिवन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, तो अपन दूसरा मीडियम मतलब उसकी जगह अपन वैक्यूम लेते हैं। वैक्यूम से किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना, उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब कि अगर लाइट वैक्यूम से उस मीडियम में आई तो कितना बेंड होगी। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाटर का होता है 1.3। तो अगर मान लो आपसे पूछे कि एक केस में लाइट वैक्यूम से वाटर में आ रही है, दूसरे केस में लाइट वैक्यूम से ग्लास में आ रही है, तो कब मतलब किस में ज्यादा बेंड होगी, तो जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। इसकी 1.5 है तो इसमें ज्यादा बेंड होगी, इसकी 1.3 है तो इसमें कम बेंड होगी। अब अपन बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो था फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एग्जांपल अगर बुक में है तो आप सॉल्व करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन मीडियम सेकंड। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, मतलब वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब दो मीडियमों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना। मान लो कि लाइट अगर पानी से ग्लास में जा रही है ना, या एयर से पानी में आ रही है, तो इसको अपन बोलते हैं N21। N2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, 1 का मतलब विथ कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट मीडियम। अगर यहां पर लिखा हुआ है N21, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2N1, है ना, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है मान लो v1, सेकंड में है v2। कि अगर जिस मीडियम से लाइट जिस मीडियम में जा रही है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। है ना, N21। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकंड मीडियम में आ रही है, तो ऊपर अपन स्पीड किसकी रखते हैं, फर्स्ट मीडियम की, नीचे रखते हैं अपन सेकंड मीडियम की। अब जैसा कि अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर अपने को वो मीडियम अलग अलग गिवन हो, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि N1 क्या होता है, N1 होता है C/V1। N2 क्या होता है, N2 होता है C/V2। अगर यहां से अपन V1 की वैल्यू निकालें तो V1 क्या होगा, C/N1। V2 क्या होगा, C/N2। तो अपने पास जो फॉर्मूला है इसमें अगर ये वैल्यू पुट करें तो N21 क्या हो जाएगा, N21 हो गया हमारे पास V1/V2। V1 की वैल्यू क्या है, C/N1। V2 की वैल्यू हमारे पास C/N2। C से C कैंसिल, अपोन का अपोन जो होता है वो उल्टा होके ऊपर चल जाता है, डिवाइड के सिंपल रूल से। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि N21 इज इक्वल्स टू V1/V2 इज इक्वल्स टू N2/N1। है ना, इसमें हल्की सी कंफ्यूजन होती है जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे मान लो कि आपको दो मीडियम के डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5 and of water is 1.3। ये एग्जाम्पल है, आपको एक क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपसे पूछा गया है देन फाइंड RI of water with respect to glass। है ना, कि आपको दोनों मीडियमों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है। आपसे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो हमें पता करना है कि हमें किसका फाइंड करना है। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब हमें वाटर का निकालना है। मतलब वाटर जो है यहाँ पर सेकंड मीडियम है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास से कंपेयर करके। मतलब यहाँ पर लाइट ग्लास से वाटर में आ रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, N, सेकेंड मीडियम कौन है, वाटर, क्योंकि वाटर का निकालें तो NW। किससे कंपेयर करें, ग्लास से, G। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, N ग्लास अपॉन N वाटर अपॉन N G। देखो, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है तो ऊपर फर्स्ट मीडियम, नीचे सेकेंड मीडियम, सिंपल कंपैरिजन से। पर अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है तो ये इस फॉर्मूले से चेंज हो गया। जिसका आपको फाइंड करना है, वाटर का फाइंड करना है, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका
नीचे आएगा। जैसे NW की वैल्यू हमारे पास 1.3, 1.5, कितना हो गया ये, लगभग 0.9 या 0.8। क्लियर। अगर इसको उल्टा कर देना NGW, NGW का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, NG अपॉन NW। NG क्या है, 1.5 अपॉन 1.3, कितना हुआ ये, 1.1। बस आपको इस टॉपिक में इतना ध्यान रखना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। जिसका पूछा गया है वो ऊपर आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है वो नीचे आएगा। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है वो ऊपर आएगा, जिसका निकालना है वो नीचे आएगा, है ना। इसको एक बार ढंग से पढ़ें और कुछ क्वेश्चंस करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने चीजें अपने आप इजी होती जाएगी।